तो इस कहानी की शुरुआत एक ट्रेडिशनल जापानीज घर से होती है, जिसके आसपास काफी साफ पानी है और ये घर चारों तरफ से एक सुंदर नेचर से घिरा हुआ है। फिर हमें इस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में एक पॉट है और वो अपने ग्रैंडपा के पीछे पीछे चल रहा होता है। और जैसे ये दोनों एक खास कमरे में आते हैं तो उसके ग्रैंडपा उससे ये कहते हैं, अरे बच्चे, तुम इस पॉट को यहाँ पर रख दो। और वो ऐसा करने में मिनाटो की हेल्प भी करते हैं, जिसके बाद वो मिनाटो को कुछ स्नैक्स देते हैं और उससे ये कहते हैं, बच्चे तुम इसको भी यहीं पर रख दो। जैसे मिनाटो इन स्नैक्स को सामने रखता है तो पीछे एक कमरे में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अचानक से मुड़ती है, जैसे कि उसे इन स्नैक्स की स्मेल आ गई हो। अब वो जल्दी से भागते हुए मिनाटो की तरफ आ रही होती है और वो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की ये स्नैक्स लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। मिनाटो पीछे मुड़ते ही उस लड़की को नोटिस कर लेता है जो कि उसे एक क्यूट सी स्माइल देती है और अचानक से ही हवा में गायब हो जाती है। ये देखते ही मिनाटो की फटकर चार हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की एक घोस्ट है और वो अपने ग्रैंडपा से इसके बारे में पता करता है और वो ये बताते हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम उन चीजों को देख सकते हो जिसको आम लोग देख नहीं सकते। और वो ये कहते हैं कि ये लड़की एक पीसफुल स्पिरिट है जो कि काफी लंबे टाइम से इस घर में रह रही है। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज होती है, जहाँ पर मिनाटो बड़ा हो चुका है और वो अपने ग्रैंडपा से काफी दूर आ चुका है और वो एक अबंडेंट हाउस में रहता है जो कि उसके दूर के रिश्तेदार का है। और जब वो अपने घर जा रहा होता है तो पास में एक बंदा उसको नोटिस कर लेता है। वो ये सोचता है कि उनके इलाके में कोई इंसान रहने के लिए आया है। जब मिनाटो अपने नए घर के सामने पहुँचता है तो वो ये देखता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। पर इस घर के अंदर से एक काफी डार्क ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिससे मिनाटो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। पर फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और जैसे वो इस की को यहाँ लगाता है तो इस घर का सारा डार्क ऑरा गायब हो जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथ में रखी हुई उस नोट को देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ सारा टेक्स्ट गायब हो जाता है और अब यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ये नोट मिनाटो के हाथ से उड़ता हुआ काफी दूर जाता है और एक अबंडेंट श्राइन के पास आकर गिर जाता है, जिससे इसके ऊपर लिखा हुआ बाकी का टेक्स्ट भी गायब हो जाता है। और तभी अचानक हमें श्राइन के नीचे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल आइडेंटिटी जाग चुकी है। मिनाटो दोबारा से अपने घर आ जाता है और वो सारे के सारे साफ सफाई के काम कर रहा होता है और काम करते करते वो अपनी मॉम से भी काफी सारी बातें करता है। पर मिनाटो को ये बात समझ नहीं आती कि इस घर की लोकेशन काफी अच्छी है और ये घर काफी बड़ा भी है, तो किसी ने इसे खरीदा क्यों नहीं। मिनाटो की मॉम उसे ये बताती है कि इस घर को देखने के लिए पहले ही काफी लोग आ चुके हैं, पर किसी को भी ये घर पसंद नहीं आया और वो बिना रीजन के ही यहाँ से चले गए। मिनाटो को ये बात काफी अजीब लगती है, पर वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और वो अपना सारा का सारा क्लीनिंग वर्क खत्म कर देता है। और अब ये घर एकदम शीशे की तरह चमक रहा होता है, यानी कि एकदम साफ लग रहा होता है। मिनाटो जैसे ही गार्डन में जाता है तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज फ्लावर्स पड़े हुए होते हैं और उसे याद नहीं होता कि वो ये फ्लावर्स कब लाया। और तभी उसे झाड़ियों में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और ये चीज उसे छुपकर देख रही होती है। कुछ टाइम के बाद गार्डनर भी यहाँ पर आ जाता है और वो मिनाटो से यहाँ के प्लांट्स के बारे में पता करता है और वो ये पूछता है कि नए फ्लावर्स कहाँ पर लगाने हैं। मिनाटो से कहता है कि वो इस जगह पर बस कुछ टाइम के लिए रुकने वाला है, तो यहाँ पर किसी भी नए फ्लावर की जरूरत नहीं है। गार्डनर भी उस चीज के लिए मान जाता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक डार्क ऑरा उसके शोल्डर पर आ जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। मिनाटो इस बंदे की हेल्प करने का ट्राई कर रहा होता है और तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और मिनाटो का एक नोट उड़ते हुए इस बंदे के शोल्डर पर आकर टच होता है और ये सारा डार्क ऑरा एक ही झटके में गायब हो जाता है और इस बंदे को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। अरे वाह, अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, सारी थकान एक झटके में खत्म हो गई। मिनाटो इस बंदे को देखकर काफी खुश होता है, पर वो दोबारा से ये चेक करता है कि उसके नोट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो गायब हो चुका है। मिनाटो अपने घर में कुछ हर्ब्स को नोटिस करता है और वो इस गार्डनर से ये पूछता है, क्या इन हर्ब्स को तुम लेकर आए? पर वो साफ साफ मना कर देता है कि वो अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेकर नहीं आया। और ये बात सुनने के बाद मिनाटो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। अगली सुबह मिनाटो फ्रेश होने के लिए बाहर आता है। वो ये नोटिस करता है कि उसके दरवाजे के बाहर काफी सारी रेस्पबेरीज रखी हुई हैं और वो ये देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सारी रेस्पबेरीज यहाँ पर किसने रखी। और तभी उसे एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है और वो दोबारा से अपने पास्ट को याद करता है और ये ऑरा वैसा ही है जैसे कि वो छोटी लड़की थी। और तभी मिनाटो को ये बात रियलाइज होती है कि पक्का कोई न कोई क्रिएचर है जो कि उसे ये सारे स्पेशल गिफ्ट्स दे रहा है। वो ये सोचता है कि उसे भी इस क्रिएचर को थैंक्स करना चाहिए, जिसके लिए वो मार्केट आ जाता है और सारा सामान खरीदने के बाद दोबारा से अपने घर आ जाता है
उसके पास काफी सारा सामान है और साथ में कुछ स्वीट्स भी। और जैसे मिनाटो ये सारा सामान सामने रखता है तभी एक मिस्टीरियस फॉक्स उसके सामने आ जाता है, जो कि सारे सामान की स्मेल से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ होता है। और ये फॉक्स दिखने में काफी सुंदर लग रहा होता है, जिसके बाद वो मिनाटो से अपोलोजाइज करता है कि वो यहाँ पर उससे बिना पूछे आ गया। मिनाटो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। अबे ओए, ये क्या चीज है? ये बोलने वाला व्हाइट कुत्ता यहाँ पर कैसे आ गया? और वो ये कहता है कि मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, मेरा नाम है यामागामी और मैं एक व्हाइट फॉक्स हूँ। यामागामी ये बताता है कि वो इस माउंटेन का गॉड है, लेकिन मिनाटो इस गॉड को देखकर अब भी काफी ज्यादा काम होता है। यामागामी उससे पूछता है कि तुम इतने ज्यादा काम कैसे हो? वो ये कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काफी सिंपैथी फील कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे काफी सारे गिफ्ट्स दिए हैं। अब ये यामागामी इस सारे खाने को खाना शुरू करता है जो मिनाटो उसके लिए लेकर आया था, और वो इसे बड़े चाव से खा रहा होता है। मिनाटो उसे वाइन भी ऑफर करता है, पर यामागामी इसे पीने से साफ इनकार कर देता है और वो उससे नॉर्मल पानी की डिमांड करता है। मेरी पावर्स अभी काफी वीक है तो मैं अल्कोहल एडजस्ट नहीं कर सकता। मिनाटो उसे पानी ऑफर करता है और यामागामी उसे वैसे ही एंजॉय कर रहा होता है जैसे कि वो अपने नेचुरल स्प्रिंग वाटर को एंजॉय करता है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। पर मिनाटो को ये सारी बातें समझ नहीं आती। जिसके बाद यामागामी उसे बताता है कि जब तुम इस घर में आए थे तो तुम्हारे आने से काफी सारी इविल स्पिरिट्स खत्म हो गई, जो कि मेरी पावर्स को ड्रेन कर रही थी और मैं आजाद हो गया। लेकिन अभी भी ये सारी बातें मिनाटो के सर के ऊपर से जारी होती हैं और उसे कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि उसने ऐसा किया था। जिसके बाद यामागामी उसे ये बताता है कि तुम्हारी राइटिंग्स में काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स हैं, जिससे इविल स्पिरिट्स अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और अब मिनाटो को भी ये बात समझ आने लगती है कि उसकी राइटिंग्स गायब क्यों हो जाती हैं। अभी गार्डनर दोबारा से अपने टूल्स लेने के लिए वापस आता है और मिनाटो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, पर यामागामी उसे बताता है कि नॉर्मल इंसान उसे देख नहीं सकते। और अब मिनाटो उसे दोबारा से पानी ऑफर करता है और जैसे ही यामागामी इस पानी को पीता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वो ग्लो कर रहा होता है। मिनाटो ये सोचता है कि मेरी हैंड राइटिंग्स में इतनी पावर्स कैसे है, और यामागामी भी इसके बारे में उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यामागामी उसके पास्ट के बारे में पता करता है, क्या तुम्हारा पास्ट इससे जुड़ा हुआ है? और मिनाटो अपने पास्ट को याद करता है और वो ये कहता है कि जब वो छोटा था तो एक कस्टमर ने उसके हाथ से बनी हुई नेम प्लेट की काफी ज्यादा तारीफ की थी और उसी ने उस नेम प्लेट को वहाँ से हटाने से भी मना किया था। और बाद में यही कस्टमर मिनाटो को पैसे देकर ऐसी ही एक सेम नेम प्लेट बनवा लेता है और तभी से मिनाटो इस चीज को एक हॉबी की तरह यूज करने लगा। मिनाटो अपने हाथ से बनी हुई कुछ और प्लेट्स यामागामी को दिखाता है। यामागामी उससे कहता है कि वो इन सारी प्लेट्स को पूरे घर में लगा दे। जैसे मिनाटो ये काम पूरा करता है तो ये सारी प्लेट्स ग्लो करना शुरू कर देती हैं और इस घर के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। मिनाटो ये देखकर काफी शॉक था, पर यामागामी उससे कहता है कि वो प्रैक्टिस से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद यामागामी दोबारा से मिनाटो के पास आता है और स्वीट्स को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी रिकवरी पावर मिनाटो को दिखाता है और उसकी बॉडी काफी तेज ग्लो कर रही होती है, पर मिनाटो इसे देख नहीं पाता तो वो अपनी चमक को थोड़ा सा कम करता है। और फिर हमें दोबारा से उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है हरामा, और दो इविल स्पिरिट्स उसके ऊपर अटैक कर रही होती हैं, पर वो कुछ चांट करता है और उसके आसपास एक ब्लू कलर का बैरियर बन जाता है, जिसको देखकर वो स्पिरिट्स यहाँ से भाग जाती हैं। हरामा उनका पीछा करता है ताकि वो स्पिरिट्स किसी को भी हार्म ना करें, पर तभी अचानक एक स्पिरिट जाकर मिनाटो से टकराती है और वो एक ही झटके में खत्म हो जाती है, जिससे एक चमकदार ऑर्ब नीचे गिरता है जिसे कोई भी नोटिस नहीं करता। मिनाटो ये देखता है कि उसकी राइटिंग्स दोबारा से गायब हो चुकी हैं। वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो जब भी कुछ लिखता है तो वो अपने आप ही गायब हो जाता है। हरामा उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ ट्रैश बैग चाहिए? मिनाटो को याद आता है कि वो इन्हीं ट्रैश बैग्स को लेने के लिए मार्केट जा रहा था और वो इन सारी चीजों को भूलकर मार्केट के लिए निकल जाता है और वो और भी अचानक से ही गायब हो जाता है। मिनाटो घर आ चुका है और वो ये देखता है कि यामागामी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे गार्डन को एक ही झटके में साफ कर देता है और ये गार्डन अब देखने में पहले से भी काफी सुंदर लग रहा होता है। मिनाटो इस काम के लिए उसे थैंक्स करता है, पर वो ये देखता है कि यामागामी पहले के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हो गया है और जब अगली बार मिनाटो उससे मिलता है तो यामागामी और भी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है और उसके साथ कुछ और एनिमल्स होते हैं। यामागामी ये बताता है कि ये तीनों ही उसके फैमिलियर्स हैं। मिनाटो इन सभी को स्वीट्स ऑफर करता है जिसे ये सारे काफी आराम से खा रहे होते हैं और अब यामागामी दोबारा से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी दोबारा से वापस आ चुकी है। शाम के टाइम में हरामा मिनाटो के घर के बाहर आ जाता है और वो उससे डोर को खोलने के लिए कहता है क्योंकि उसे काफी अजीब लग रहा होता है और उसे अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही होती है। मिनाटो से लेकर अंदर आ जाता है जहाँ पर हरामा ये बताता है कि वो एक प्रोफेशनल एग्जॉर्सिस्ट है जो कि गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता है। जिसके बाद हरामा मिनाटो को इविल स्पिरिट्स के बारे में बताना शुरू करता है और वो ये कहता है कि इविल स्पिरिट्स काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्या तुम मेरे लिए एक तिलिस्मान बना सकती हो?
जिसके अंदर तुम्हारी पावर्स हो। पर मिनाटो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि एक तिलिस्मान कैसे बनाया जाता है। यामागामी बीच में इंटरफियर करता है और वही कहता है बस एक और शॉपिंग लिस्ट बना दो। मिनाटो को ऐसा लगता है कि यामागामी उससे मजाक कर रहा है और वो इसके बारे में हरामा से पता करता है और वो एक एक करके सारी चीजों को लिखना शुरू करता है, जैसे कि टॉयलेट पेपर, मैगी और टिश्यू पेपर। अब ये सारे आइटम सुनने के बाद हरामा की बैंड बज जाती है और वो ये सोचता है कि मैंने इससे कहा था कि मुझे एक तिलिस्मान चाहिए, ना कि एक शॉपिंग लिस्ट। पर जैसे हरामा इस लिस्ट को देखता है तो उसे इसके अंदर से एक काफी स्ट्रेंज पावर महसूस हो रही होती है और मिनाटो भी काफी थक चुका है। यामागामी उससे कहता है कि तुमने अभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है तो इसलिए तुम्हें थकान महसूस हो रही है। हरामा को ये बात समझ आ जाती है कि मिनाटो की हैंडराइटिंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसके लिए वो उसे पैसे दे रहा होता है। मिनाटो इसे लेने से पहले साफ इनकार करता है, अरे नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। हरामा उससे कहता है मैं बस तुम्हारी पावर्स की सही वैल्यू करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मिनाटो उन पैसों को रख लेता है, लेकिन जाने से पहले मिनाटो उसके हाथ में एक सिंबल बनाता है और वो उससे कहता है कि ये सिंबल तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प करेगा। और तभी अचानक हरामा को एक अर्जेंट कॉल आती है, जिसको सुनते ही हरामा यहाँ से भाग जाता है और जैसे वो उस जगह पर पहुँचता है वो ये देखता है कि उसके सारे के सारे साथी एक काफी खतरनाक इविल स्पिरिट से घिरे हुए हैं और ये एक ऐसी स्पिरिट होती है जिसे इन्होंने आज से पहले कभी भी देखा नहीं होता। पर हरामा इससे डरता नहीं है और वो भागते हुए इसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी ये इविल स्पिरिट हरामा को नोटिस कर लेती है और उसे जान से मारने वाली होती है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हरामा के हाथ पर बना हुआ ये सिंबल ग्लो करना शुरू कर देता है और ये स्पिरिट एक ही झटके में मारी जाती है। हरामा ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसी मिनाटो की असली पावर्स का अंदाजा हो जाता है कि मिनाटो कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास काफी स्पेशल पावर्स हैं। अब अगली सुबह मिनाटो रूम में बैठा हुआ अपना सारा हिसाब किताब कर रहा होता है और वो ये सारा कुछ देखकर काफी हक्का बक्का रह जाता है। वो ये चेक करता है कि उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे कंगाल हो चुके हैं, यानी कि उसके पास अब एक रुपया भी नहीं बचा और उसका बैंक भी एकदम खाली हो चुका है। और मिनाटो बैठा हुआ ये सारा हिसाब लगा रहा होता है कि उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं। तभी हमें ये पता लगता है कि हरामा ने उसे जो पैसे दिए थे वो ये सारे पैसे ऑलरेडी ही इन स्पिरिट्स पर खर्च कर चुका है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे सदियों से भूखे हैं और इनकी भूख एक राक्षस के जैसे है। अब जैसे ही ये सारा खाना खत्म हो जाता है तो ये सारे के सारे मिनियंस मिनाटो को थैंक्स करते हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पक्का ये खाना काफी महंगा होगा। पर मिनाटो उन्हें अब भी खाना खाने से मना नहीं कर रहा होता। वो ये कहता है तुम्हारा जितना मन है तुम खा सकते हो। और तभी वो यामागामी को नोटिस करता है जो कि इस खाने को काफी अच्छे से खा रहा होता है और उसे ये खाना काफी पसंद आ रहा होता है। मिनाटो ये सोचता है कि मेरा ऑलरेडी ही काफी खर्चा हो चुका है, क्या मुझे इन सभी के लिए सस्ता खाना लाना चाहिए। पर वो ये कहता है चलो छोड़ो, जहाँ इतना खर्चा हो गया वहाँ एक चिप्स भी ले लेते हैं। पर सच तो ये है कि मिनाटो के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इसीलिए वो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए बाहर निकल जाता है, जिसके लिए वो अलग अलग कैफे और रेस्टोरेंट में जाता है। पर उसे हर जगह से निराशा ही मिलती है, यानी कि सारे लोग उसे मना कर रहे होते हैं और पेमेंट के नाम पर उसे बस जिंदी ही रकम मिल रही होती है, जिससे वो स्पिरिट्स एक दिन का ही खाना खा सकते हैं और ये सच में इसके लिए काफी कम है। अब ये सारा कुछ होने के बाद मिनाटो काफी सैड हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसे सच में उन सारी स्पिरिट्स का बजट काफी कम करना होगा। और जैसे वो घर के लिए आ रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक शॉप मिलती है। वैसे ये एक लॉटरी शॉप है। मिनाटो के पास जितने पैसे बचे हुए होते हैं वो उससे एक लॉटरी खरीद लेता है और अगली पल बूम उसकी लॉटरी लग जाती है, यानी कि वो इस लॉटरी का ग्रैंड प्राइज जीत चुका है। और जैसे मिनाटो ये सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके आसपास काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इस इनाम में वो पूरी 1 लाख येन जीत चुका है, जिससे वो उन स्पिरिट्स का पूरा खर्चा उठा सकता है और साथ में अपना रेंट भी दे सकता है, वो भी काफी महीनों तक। मिनाटो इससे काफी खुश था तो इसलिए वो काफी महंगा सामान खरीदने के लिए एक शॉप में आ जाता है। पर तभी अचानक वो ये देखता है कि उसे देखकर सारे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। मिनाटो को समझ नहीं आता कि वो सारे लोग उसे देखकर खुश क्यों हो रहे हैं। तभी एक बंदा ये बताता है कि आज उनकी शॉप की एनिवर्सरी है और मिनाटो उनकी शॉप का एक लकी कस्टमर है और इसलिए वो मिनाटो को काफी महंगा खाना और काफी सारे गिफ्ट्स भी देते हैं, जिसको लेकर वो अपने घर आ जाता है। अब मिनाटो इसके बारे में यामागामी से पता कर रहा होता है कि कहीं इसके पीछे वो तो नहीं है। यामागामी बड़े आराम से सर हिलाता है, जिसके बाद वो सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ पर एक छोटा सा कछुआ होता है। मिनाटो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्या सच में ये वही है जो मेरी किस्मत के पीछे है। जिसके बाद यामागामी इस कछुए के बारे में बताना शुरू करता है और वो ये कहता है कि ये कोई आम कछुआ नहीं है, ये इस दुनिया के 4 सेक्रेट बीस्ट में से एक है और वैसे इन्हें शिरा कहा जाता है, जिनका मेन काम यही है कि वो घर में गुड फॉर्चून लाते हैं। मिनाटो ये सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो ये पूछता है कि उसके घर में सेक्रेट बीस्ट कहाँ से आ रहे हैं।
अब यामागामी उससे कहता है कि ये कछुआ तुम्हारा एहसानमंद है और तुमने एक बार अनजाने में इसकी हेल्प की थी। पर मिनाटो को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद यामागामी उसे सारा कुछ याद दिलाता है, यानी कि उस दिन की बातें। अभी यामागामी और मिनाटो इसी बारे में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से मिनाटो के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो ये कहती है, अरे बेटा, क्या तुमने सुबह किसी लॉटरी में पार्टिसिपेट किया था और जानते हो तुम उसमें काफी सारे पैसे जीत चुके हो, वाह वाह। मिनाटो ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे ये बात समझ आनी शुरू हो जाती है कि पक्का ये कछुआ गुड फॉर्च्यून लाने का एक बाप है, यानी कि इसके आने से सारी की सारी गुड फॉर्च्यून मिनाटो के पास आ रही है। जैसे ही मिनाटो को इन सारी बातों का एहसास होता है तो वो रिकी के सामने झुक जाता है और वो उससे कहता है, अरे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है और मुझे माफ करना कि मैंने आपकी ताकत को गलत समझा। यामागामी उससे कहता है कि रिकी को तुम्हारा ये तालाब काफी अच्छा लग रहा है और वो यहाँ पर रहना चाहता है, पर आखिरी फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या चाहते हो। मिनाटो इस चीज के लिए फटाक से मान जाता है और वो ये कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। और इसी तरह से ये सेक्रेट कछुआ भी उनकी फैमिली का एक पार्ट बन जाता है और उनके साथ रहना शुरू कर देता है और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद मिनाटो उसे पीने के लिए लेकर ऑफर करता है, पर ये कछुआ बिल्कुल भी घबराता नहीं है और एक ही झटकी में सारी लेकर गटक जाता है। रिकी को इसे पीने में काफी मजा आता है, तो इसलिए वो मिनाटो को एक गिफ्ट देता है जिसमें कुछ सीड्स हैं और मिनाटो इसे अपने गार्डन में बो देता है। पर यामागामी उसे पहले ही वार्न करता है कि ये कोई आम सीड्स नहीं है, इनसे मिलने वाले पौधे और फल काफी मैसिव होते हैं। शाम के टाइम में मिनाटो काफी खुश होते हुए इन सभी के लिए काफी प्रीमियम कुकीज लेकर यहाँ पर आता है और तभी काफी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और मिनाटो के सामने दो स्पिरिट्स प्रकट होती हैं। एक का नाम है फुजिन और दूसरा है राइजिन और वो ये कहते हैं कि हम भी इन कुकीज को खा सकते हैं। और जैसे ही यामागामी उन्हें देखता है तो उसकी टोन में काफी रिस्पेक्ट आ जाती है और वो ये कहता है कि इनमें से इसका नाम है फुजिन जो कि एक विंड गॉड है और ये है राइजिन जो कि एक थंडर गॉड है। मिनाटो भी ये सुनते ही थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है फुजिन और राइजिन, और उसे काफी जल्दी ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों ही विंड और थंडर गॉड हैं। मिनाटो काफी जल्दी ही उन दोनों को कुकीज सर्व करता है ताकि वो नाराज ना हो जाएं। और तभी ये गॉड्स यामागामी को अपने सामने देखकर उससे कहते हैं, अरे वाह यामागामी, तुम अब भी जिंदा हो। लेकिन तभी ये छोटा सा उत्सुकी सामने आता है और वो ये कहता है, अरे ओए गॉड्स, वैसे भी हम तुम्हें अपने हिस्से की कुकीज दे रहे हैं। जिसके बाद ये उत्सुकी सीना तान कर उनसे ये पूछता है, पर तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? और वो ये कहते हैं कि हमने ये सुना है कि धरती पर रोज कहीं पार्टी चलती है और वहाँ पर काफी अच्छा खाना मिलता है, तो इसलिए हम दोनों भी यहाँ पर आ गए ताकि हम भी कुछ खा पाएं। और तभी ये दोनों गॉड्स रिकी को देखते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ लेकर पी रहा होता है और वो मिनाटो से कहते हैं, अभी ओए जाओ, हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही ठंडा लेकर आओ। अगली पल ये दोनों ही खाकर एकदम सेट हो जाते हैं। तभी फुजिन अपनी जगह से खड़ा होता है और वो मिनाटो के सामने एक ऐसा ऑफर रखता है जिसे सुनते ही मिनाटो का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है और वो मिनाटो से कहता है कि तुमने हमारी काफी ज्यादा खातिरदारी की है, तो इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी पावर का एक हिस्सा दे रहा हूँ। ये बोलते ही मिनाटो के आसपास एक विंड सर्कल घूमना शुरू हो जाता है। फुजिन उससे कहता है कि ये विंड की पावर है और अब तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, पर मिनाटो ये सोचता है कि वो इसे इस्तेमाल कैसे करेगा। तभी यामागामी और बाकी के स्पिरिट्स उसके आसपास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। यामागामी उसे बताता है कि वो इस पावर को कंट्रोल कैसे कर सकता है। यामागामी उसे गाइड करता है, मिनाटो अपनी आंखों को बंद करो और अपने आसपास हवा के फ्लो को महसूस करो। तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना है, बस तुम्हें उसमें बह जाना है। मिनाटो भी ऐसा करने का ट्राई करता है और वो ध्यान लगाता है और अगली पल हम ये देखते हैं कि उसके हाथों में से एक काफी जेंटल हवा का झोंका निकलकर बाहर जाता है, यानी कि उसने फाइनली ये मैजिक परफॉर्म कर दिया है। ये देखकर सभी लोग और यामागामी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। यामागामी उससे कहता है कि ये तो बस अभी नमूना है, अगर तुम ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आगे तुम्हारे काफी काम आ सकता है। सीन चेंज होता है और हम दोबारा से हरामा को देखते हैं जो कि अब भी उसी साइन का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही इस बार इस साइन का इविल स्पिरिट पर इस्तेमाल करता है तो वो इविल स्पिरिट मारी जाती है, पर ये साइन भी फेड हो जाता है। हरामा ये समझ जाता है कि धीरे धीरे ये पावर्स कम होती जा रही हैं और अगली पल हम ये देखते हैं कि उसका एक चेला जिसका नाम है इचिगो, उसको भी एक इविल स्पिरिट ने घेर लिया होता है और वो उसी जान से मारने वाली होती है। इचिगो जिसकी ऑलरेडी ही काफी ज्यादा फट रही होती है और वो अपनी साथी को अपनी हेल्प करने के लिए यहाँ बुलाता है, पर वो उसकी हेल्प नहीं करती और ये इविल स्पिरिट उसे जान से मारने वाली होती है। पर तभी अचानक यहाँ पर हरामा की एंट्री हो जाती है और उसके हाथ में एक पेपर था जो कि उसे मिनाटो ने दिया था और जैसे वो ये पेपर स्पिरिट पर लगाता है तो उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। जैसे ही ये सारा कुछ खत्म होता है तो हरामा उस लड़की से ये पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और वो ये कहती है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। इचिगो काफी गुस्से में आकर उस लड़की को पकड़ लेता है जो कि उसे बार बार सॉरी कह रही होती है।
पर इचिगो उससे कहता है कि मुझे तुमसे ये सब नहीं जानना, मुझे बस ये जानना है कि हरामा के पास वो शॉपिंग लिस्ट कहाँ से आ रही है जिसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं, जिससे वो इतनी आसानी से इन इविल स्पिरिट्स को जान से मार पा रहा है। लेकिन ये लड़की उसे साफ मना कर देती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। इचिगो उसे पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर काफी चिल्ला रहा होता है। कहानी चेंज होती है और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और जैसे मिनाटो उठकर बाहर आता है और वही कहता है, अरे वाह, बारिश रुक गई। यामागामी उससे कहता है कि बारिश तो काफी पहले ही रुक चुकी है। अब यामागामी उससे कहता है कि जिस जगह पर तुम खड़े हुए हो ये जगह एक डिवाइन डोमेन बन चुकी है। और तभी मिनाटो के दिमाग में उसी सीड का ख्याल आता है जो कि उसने बोया था और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो बीज एक ही दिन में काफी बड़ा ट्री बन चुका है। मिनाटो ये देखकर काफी हैरान था कि एक रात में इतना बड़ा पेड़ कैसे बन सकता है। तभी यामागामी उसे बताता है कि ये कोई आम ट्री नहीं है, ये एक काफी सेक्रेट ट्री है, यानी कि एक पवित्र पेड़। मिनाटो इसे देखकर काफी खुश हो रहा होता है और वो ये कहता है, लगता है मुझे इसके लिए पानी लेकर आना चाहिए। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मिनाटो के पास एक प्रॉपर ट्रैकिंग सूट होता है, यानी कि वो एक माउंटेन पर ट्रैक करने जा रहा है और ये वही माउंटेन है जहाँ से यामागामी आया है। लेकिन ये सुनते ही यामागामी का फेस थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है और वो उसे वहाँ जाने से पहले वार्न करता है कि वो कोई आम पहाड़ नहीं है और न ही कोई टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ पर तुम्हारे लिए काफी खतरा हो सकता है। पर मिनाटो उसकी एक भी नहीं सुनता और वही कहता है कि मेरे पास वहाँ जाने का सारा सामान है, ये रस्सी, ये शूज और ये जैकेट भी, मैं उस जगह पर आराम से जा सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। यामागामी इस चीज के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो मिनाटो के साथ अपनी छोटी स्पिरिट्स भेज देता है एक गाइड के रूप में, ताकि वो मिनाटो की देखभाल कर पाए। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनाटो इस पहाड़ पर चढ़ रहा होता है और ट्रैकिंग करने में उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो ये सोचता है, लगता है मेरा डिसीजन काफी गलत था और मुझे एक्सरसाइज करने के लिए इस पहाड़ पर आना नहीं चाहिए था। अगली पल ये सारे उस श्राइन के सामने आ जाते हैं। मिनाटो ये कहता है, लगता है मुझे इसे साफ करना चाहिए, पर वो छोटी स्पिरिट्स उसे ऐसा करने से मना कर रही होती हैं। वो ये कहती हैं कि तुम्हें इसे साफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये ऐसी ही सही है। मिनाटो अपने साथ इन सभी को काम पर लगा देता है और ये सारे मिलकर इस श्राइन को काफी अच्छे से साफ कर देते हैं। अब जैसे ये काम पूरा हो जाता है तो ये सारे बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं ताकि इनकी बॉडी में दोबारा से एनर्जी आ जाए। लेकिन तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सारी स्पिरिट्स आगे की तरफ भागती हैं। मिनाटो भी अपनी सारी थकान भूल जाता है और वो भी उनका पीछा करता है। मिनाटो जैसे ही वहाँ जाता है वो ये देखता है कि उसके सामने एक काफी खतरनाक इविल स्पिरिट खड़ी हुई है और वो उसके पास जाने का ट्राई करता है, पर जाने से पहले वो अपने सारे पेपर्स बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो उसके पास जाने में नाकाम हो जाता है क्योंकि ये इविल स्पिरिट काफी खतरनाक है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सारे पेपर्स को एक बुलेट की तरह उस इविल स्पिरिट के ऊपर फेंक कर मारता है और ये तरीका काम कर जाता है, जिससे वो इविल स्पिरिट एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये ऑर्ब नीचे गिर जाता है। इससे पहले ये सारे कुछ समझ पाते यही पास में हम एक गोल्डन स्पिरिट को भी देखते हैं और वो यहाँ से काफी तेज भाग जाती है। जिसके बाद मिनाटो यामागामी के पास आ जाता है और उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है जो कि उस पहाड़ पे हुआ था। और तभी उसकी नजर सामने उस पेड़ पर जाती है जो कि काफी जल्दी से ग्रो कर रहा होता है। जिसके बाद ये छोटी स्पिरिट्स मिनाटो को ये बताती है कि हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ये कोई आम ट्री नहीं है, ये एक सेक्रेट ट्री है, तो इसके बढ़ने का तरीका बाकी ट्री से काफी अलग होगा और काफी तेज भी। और तभी रिकी मिनाटो के पास आता है और वो बाहर के गेट की तरफ इशारा कर रहा होता है और जैसे मिनाटो इस गेट को खोलकर देखता है तो वो अपने सामने एक ब्लू कलर के ड्रैगन को पाता है जो दिखने में काफी यूनिक और चमकीला लग रहा होता है। मिनाटो से देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर हमें इस ड्रैगन का नाम पता लगता है जो कि है ओरियो, और ये सीधा ही उस सेक्रेट ट्री के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर काफी जोर से दहाड़ता है, जिससे इस पूरे डोमेन में बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश रुकते ही हम ये देखते हैं कि ये पेड़ भी काफी बड़ा हो चुका है और काफी चमक रहा है। जिसके बाद ये ड्रैगन मिनाटो के सामने एक काफी अजीब शर्त रखता है और वो ये कहता है कि उसे वहाँ के पॉन्ड में रुकना है। पर कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि उसे भी लिकर की लत लग जाती है और वो एक के बाद एक ग्लास को डकार रहा होता है। जिसके बाद यामागामी मिनाटो को सारी सच्चाई बताता है और वो ये कहता है कि असल में ये ड्रैगन तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि इसे कुछ टाइम पहले एक इविल स्पिरिट ने निगल लिया था। और साथ में वो ये कहता है कि इसकी जान कुछ टाइम पहले हरामा ने बचाई है। लेकिन तभी अचानक दोबारा से यहाँ पर हरामा की एंट्री हो जाती है और मिनाटो उसे एक और नया मेमो देता है जो कि हरामा ने उससे मांगा था। जिसके बाद हरामा उससे कहता है कि इस बार उसे स्टार नहीं बनवाना क्योंकि वो उसका फैमिली क्रेस्ट नहीं है और इस बार वो कोई और साइन बनवाएगा। यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और हम हरामा को एक और बंदी के साथ देखते हैं और ये टकला बंदा हरामा को ये बता रहा होता है कि तुम्हारे पास ये जो मैजिकल मेमोज हैं वो फाइट में किसी भी काम की नहीं है क्योंकि तुम इसे ज्यादा दूर तक थ्रो नहीं कर सकते। लेकिन वो स्माइल करते हुए इस टकले से कहता है
कि इस बार मैंने इस बात का भी सोल्यूशन निकाल लिया है और इसलिए मैंने कुछ यूनिक बिजनेस कार्ड्स बनवाए हैं जिन्हें मैं हवा में काफी आराम से थ्रो कर सकता हूँ और काफी दूर तक भी फेंक सकता हूँ। अब ये टकला सा आदमी हरामा के सामने एक काफी नकली जोक मारने का ट्राई करता है और वही कहता है, देखा लग रहा हूँ ना मैं एकदम पुलिस सुपरस्टार। लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाता है क्योंकि हरामा को इससे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। पर अगली पल ये बूढ़ा आदमी सीरियस हो जाता है और वो हरामा को वार्न करता है कि मुझे इस बात का काफी डर है कि इचिगो मिनाटो को नुकसान ना पहुँचाए क्योंकि वो तुमसे काफी जलता है। और ये बात तभी साबित हो जाती है जब इचिगो बड़ी चालाकी से मिनाटो के ऊपर एक मैजिकल तिलिस्मान लगा देता है जो काफी इवल है। और ये करने के बाद उसके चेहरे पर एक काफी इवल स्माइल होती है जैसे कि वो कुछ काफी खतरनाक करने वाला है। और फिर हम ये देखते हैं कि मिनाटो अपने घर के आसपास सफाई कर रहा होता है और वो ऐसा करने के लिए अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और सारे ही पत्तों को बड़ी आराम से बैग में भर लेता है। जैसे ही यामागामी और बाकी सब ये देखते हैं तो वो मिनाटो की काफी तारीफ करते हैं कि उसने अपने विंड मैजिक पर काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है। मिनाटो उन सभी को थैंक्स करते हुए ये कहता है कि मैंने आज जो कुछ भी सीखा है वो बस आपकी वजह से है, यानी कि तुम सभी की वजह से। फूजिन और राइजिन उससे कह रहे होते हैं कि उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। राइजिन उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें और भी ज्यादा पावर्स दे दूं? पर मिनाटो इसके लिए साफ मना कर देता है, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जिसके बाद हमें उन सारी की सारी छोटी स्पिरिट्स को दिखाया जाता है और वो भी ट्रेनिंग कर रही होती हैं। इन सभी के अंदर मेंटल पीस की काफी कमी है तो ये उसी पर काम कर रही हैं क्योंकि जब उनका सामना पहली बार उस खतरनाक स्पिरिट से हुआ था तो वो कुछ भी नहीं कर पाई थी और इसीलिए वो ये चाहती हैं कि वो पहले से भी काफी स्ट्रांग बने। जिसके बाद मिनाटो ने इन सभी के लिए काफी सारे स्वीट पोटैटोज बॉईल किए होते हैं और ये सारे उन्हें बैठकर आराम से खा रहे होते हैं, यानी कि इन सभी की फुल मौज आ रही है। मिनाटो फूजिन और राइजिन से भी ये कहता है कि वो भी इन्हें खा सकते हैं, पर वो ये कहते हैं अरे ये काम तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही इसे करने का ट्राई करते हैं तो वो इन्हें पूरी तरह से खराब कर देते हैं। अब किरिन भी पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते हुए यहाँ पर आ जाता है और वो अपने साथ कुछ रेयर फ्रूट्स भी लेकर आता है। मिनाटो उसका स्वागत करता है और वो ये कहता है कि तुम ये स्वीट पोटैटोज खा सकते हो। लेकिन भाई किरिन इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कहीं मिनाटो उसे भी भून न दे। अब यामागामी मिनाटो को ये बताता है कि इसे एक खास तरह के फ्रूट्स पसंद हैं और अगली बार तुम्हें वही लेकर आने चाहिए। अच्छा ठीक है मैं वही लाऊंगा। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हरामा यहाँ पर आ चुका है पर उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। मिनाटो उसे अंदर लेकर जाता है और वो उससे पूछता है कि सारा माजरा क्या है। हरामा ये बताता है कि आज उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस था। साथ ही में वो ये कहता है कि एक काफी खतरनाक पावरफुल स्पिरिट है जिसे वो सारे मिलकर भी हरा नहीं पाए, तो वो ये चाहते हैं कि मिनाटो उसे जाकर खत्म करे। हरामा ये बताता है कि ये सारा कुछ एक रिचुअल से स्टार्ट हुआ जहाँ पर काफी सारी डॉल्स रखी हुई थी और जो इंसान ये रिचुअल करने के लिए यहाँ पर आया था वो इंसान भी मारा गया। ऐसा होते ही सामने जो डॉल रखी हुई थी वो एक काफी खतरनाक स्पिरिट में चेंज हो गई, तो कोई भी वहाँ जाना पसंद नहीं करता। सारे लोग वहाँ जाने से काफी डरते हैं। मिनाटो को ये सुनने के बाद काफी अजीब लगता है कि हरामा उससे ही हेल्प लेने के लिए यहाँ पर क्यों आया। हरामा ये बताता है कि वो वाला टेम्पल उस जगह पर है जो कि इस वर्ल्ड से काफी अलग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा ये गार्डन है, ये भी काफी अलग है। और इसका मतलब साफ है अगर तुम यहाँ पर रह सकते हो तो तुम उस दूसरी दुनिया में भी जा सकते हो। हरामा ये भी कहता है कि एक बात ये भी है कि तुम सेक्रेट बीस्ट को देख पाते हो। और ये सुनते ही यामागामी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हरामा पर काफी गुस्सा कर रहा होता है। मिनाटो उसे शांत करता है और वो यामागामी से ये पूछता है, क्या तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो? हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनाटो यामागामी से ये कह रहा होता है कि चलो तैयार हो जाओ हमें वहाँ पर जाना है। पर यामागामी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे, वहाँ मैं अकेले ही जाने वाला हूँ। मिनाटो ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी वो छोटी स्पिरिट्स यहाँ पर आती हैं और वो ये कहती हैं कि उन्होंने अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब वो मिनाटो के साथ वहाँ जाने के लिए रेडी हैं। फिर हमें ये पता लगता है कि यामागामी ने अपना फैसला चेंज कर लिया है और उस जगह पर मिनाटो और ये सारी छोटी स्पिरिट्स जाने वाली हैं। मिनाटो इन सारी की सारी छोटी स्पिरिट्स को लेकर बाहर आ गया था। वो अपने सामने पैनकेक को देखती हैं और मिनाटो से ये कहती हैं कि हमें ये खाना है, तो मिनाटो और वो सारे बैठकर आराम से पैनकेक को एंजॉय करते हैं। पर खाते हुए वो ये नोटिस करते हैं कि सामने एक क्रो है जो कि उन्हें रास्ता दिखा रहा है और अब ये उसका पीछा करते करते एक खास जगह पर आ जाते हैं जो कि काफी अजीब होती है। आगे बढ़ने से पहले मिनाटो ये चेक करता है कि इस जगह पर काफी सारी डार्क एनर्जीज हैं। जिसके बाद वो हरामा को फोन लगाता है और उसे ये बताता है कि वो इस जगह की मेन डोर तक पहुंच चुका है। हरामा उससे ये कहता है कि वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है और वो इस जगह के बैक साइड में है, लेकिन इस जगह पर डार्क एनर्जीज काफी ज्यादा होती हैं, तो इसके अंदर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है।
हरामा मिनाटो से ही कहता है कि तुम्हें ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी गड़बड़ लगती है तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना है। अब जैसे मिनाटो इस दरवाजे पर हाथ रखता है तो कोई पावर उसे पीछे धक्का देती है। ये छोटी स्पिरिट्स मिनाटो को ये बताती है कि इसके उस तरफ दूसरी दुनिया है और हमें रास्ता बनाकर आगे जाना होगा। पर जैसे तैसे करके ये इस जगह के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इनके ऊपर काफी सारी डॉल्स अटैक कर देती हैं। मिनाटो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और साथ में ये छोटी स्पिरिट्स भी उसका साथ दे रही होती हैं और ये सारे मिलकर काफी सारी डॉल्स को ठिकाने लगा देते हैं। अगली पल यहाँ पर एक और डॉल आती है जो कि पहली डॉल्स के मुकाबले में काफी स्ट्रांग है। मिनाटो उसके ऊपर काफी सारे तिलिस्मान का इस्तेमाल करता है, पर इस डॉल को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये डॉल सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि मिनाटो के सारे तिलिस्मान को काफी आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने बालों से उसे पकड़ लेती है। मिनाटो की हालत काफी खराब हो जाती है और वो यामागामी को याद कर रहा होता है। यामागामी भी उसे सेंस कर लेता है और वो अपनी पावर्स यहाँ पर भेजता है और ये सारी पावर्स इन छोटी स्पिरिट्स में आ जाती हैं, जिससे वो मिनाटो को बचाने में सफल हो जाते हैं। जैसे ये सारी फाइट खत्म होती है, मिनाटो ये चेक करता है कि वो डॉल कहाँ पर है और वो डॉल जमीन पर पड़ी होती है। मिनाटो इसके ऊपर अपनी राइटिंग्स का इस्तेमाल करता है, जिससे ये डॉल पूरी तरह से प्योर हो जाती है। मिनाटो इन छोटी स्पिरिट से ये पता करता है कि वो आवाज किसकी थी। वो ये बताती हैं कि वो आवाज यामागामी की थी, लेकिन तभी अचानक उन्हें अंदर से एक और आवाज सुनाई देती है। ये छोटी स्पिरिट्स ये बताती हैं कि अब भी यहाँ पर काफी कुछ ऐसा है जो कि पूरी तरह से प्योर नहीं हुआ है। अब जैसे ये सारे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक काफी अजीब स्पिरिट होती है। मिनाटो ये समझ जाता है कि सारी चीजों की जड़ यही है और इस स्पिरिट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये काफी दर्द में है। मिनाटो इसे बचाने का ट्राई कर रहा होता है, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि उसकी सारी की सारी राइटिंग्स खत्म हो चुकी हैं। वो जल्दी से अपने ब्रश को बाहर निकालता है और दोबारा से लिखना शुरू करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है और उसकी कोई भी राइटिंग काम नहीं आती। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसका मैं लिखने में इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर ये पूरी दुनिया टूटनी शुरू हो जाती है। अब ये छोटी स्पिरिट्स मिनाटो को एक पत्ता देकर ये बताती हैं कि ये एक डिवाइन ट्री का पत्ता है और इसके अंदर काफी सारी मैजिकल एनर्जीज होती हैं, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मिनाटो पहले ही काफी थक चुका है क्योंकि उसने पहले ही काफी कुछ लिख लिया है, पर वो जैसे तैसे इसके ऊपर लिख देता है। अगले पल हम ये देखते हैं कि मिनाटो का ये स्पेल काम कर जाता है और ये डार्क स्पिरिट पूरी तरह से प्योर हो जाती है, जिसके बाद मिनाटो इन सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। हरामा ये समझ चुका है कि पक्का अंदर कुछ न कुछ हुआ है, टाइम काफी कम बचा है। हरामा ये देखता है कि मिनाटो अब भी अंदर है और जैसे वो अंदर जाने का ट्राई करता है, उसके साथी उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर वो टाइम रहते हुए बाहर नहीं आया तो वो भी इस वर्ल्ड के साथ खत्म हो सकता है। अब ये पूरी की पूरी जगह टूटनी शुरू हो जाती है, पर तभी हम ये देखते हैं कि मिनाटो और बाकी सब बाहर आ चुके हैं। मिनाटो ये पूछता है पर ऐसा कैसे हुआ, और तभी फुजिन और राइजिन यहाँ पर आ जाते हैं और वो मिनाटो से कहते हैं कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम काफी स्ट्रांग हो जाओगे। अरे हाँ सही बात है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हरामा मिनाटो से मिलने के लिए आता है और वो उसे थैंक्स करता है कि मिनाटो ने उसकी हेल्प की। मिनाटो से कहता है अरे कोई बात नहीं, क्या तुम भी हमारे साथ बारबेक्यू में शामिल होगे? लेकिन हरामा इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। वो ये कहता है अरे नहीं, मुझे और भी काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। यामागामी और बाकी सब आराम से बैठे हुए चिल कर रहे होते हैं। तभी मिनाटो यहाँ पर आता है और वो ये कहता है कि हरामा उन सभी के लिए कुछ स्वीट्स छोड़ कर गया है। फुजिन और राइजिन भी पानी में बैठे हुए आराम से मस्ती कर रहे होते हैं। तभी बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। मिनाटो उनसे कहता है कि वो सारे भी उन्हें ज्वाइन करें। किरिन भी यहाँ पर आ चुका है और वो अपने साथ एक फ्रूट लेकर यहाँ पर आता है, पर रिकी को ये फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि यहाँ पर कोई भी कूड़ा नहीं लाना। किरिन उसे कहता है अबे ओए, ये कोई कूड़ा नहीं है, ये एक फ्रूट है। लगता है तुम्हारी सूंघने की शक्ति खराब हो चुकी है और तुम्हें बदबू भी खुशबू लग रही है। मिनाटो इस डिवाइन ट्री के पास जाता है और उसे थैंक्स करता है। तभी उसके साथी उसे बुलाते हैं और ये बताते हैं कि ये मैजिकल क्रिस्टल ग्लो कर रहा है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इसके अंदर से एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है, जिसको देखकर मिनाटो और बाकी सब काफी खुश हो जाते हैं। यामागामी ये बताता है कि ये उन 4 स्पिरिट्स में से एक स्पिरिट है जो कि उन डार्क स्पिरिट्स के हाथों में फंसी हुई थी। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यामागामी आराम से बैठा हुआ इन बंस को एंजॉय कर रहा होता है और ये जो छोटी चिड़िया है वो बाकी चिड़ियाओं को गाना गाना सिखा रही है। ये सारी की सारी बर्ड्स काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही होती हैं और एक बर्ड काफी शर्मा रही है, लेकिन ये उसका भी साथ देती है जिससे वो काफी अच्छा गाना गाती है। मिनाटो और यामागामी उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। इस तरफ ये सारे लोग भी काफी आराम से चिल कर रहे हैं।
यहीं से हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें हरामा को दिखाया जाता है और वो इविल स्पिरिट्स के साथ फाइट कर रहा है, जिसके बाद वो एक स्पिरिट को जान से मार देता है और अपने साथी से ये पूछता है कि यहाँ पर ये सारा कुछ क्या चल रहा है। हरामा इन सभी से फाइट करता हुआ काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद कासुरागी अपने स्पिरिट्स को बाहर निकालता है और इन सारे डार्क स्पिरिट्स को मारना शुरू कर देता है। फिर हमें मिनाटो को दिखाया जाता है, जो कि अभी ही एक शॉप से बाहर निकलता है और तभी अचानक वो देखता है कि सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे हैं। मिनाटो अपने आसपास चेक करता है तो उसके आसपास काफी सारी बर्ड्स आकर बैठ जाती हैं और वो सारी बर्ड्स अपने सुपरस्टार से मिलने के लिए आई हैं। आगे जाते हुए मिनाटो एक बंदे से मिलता है, जो कि अपने 25 स्टैचूज को कंप्लीट कर चुका है और मिनाटो इसका काम देखकर इससे काफी इम्प्रेस होता है। फिर हमें यामागामी और बाकी छोटी स्पिरिट्स को दिखाया जाता है, जो कि यामागामी को ये बता रही होती हैं कि उनके आसपास काफी सारे स्ट्रेंज पोर्टल्स खुल रहे हैं और ये काफी सारे हैं। ये सुनते ही यामागामी आसमान की तरफ काफी ऊंची जंप लगाता है ताकि वो इन सभी से डील कर पाए। मिनाटो घर के काफी करीब आ चुका है, पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि सारी बर्ड्स उसके पास से उड़ गई हैं और तभी राइजिन और फुजिन यहाँ पर आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि उसे काफी जल्दी अपने घर जाना चाहिए। वो मिनाटो से ये भी कहते हैं कि उसके घर के आसपास काफी सारे स्ट्रेंज पोर्टल्स खुल रहे हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकते हैं। ये बातें करते हुए एक पोर्टल उनके ऊपर भी अपीयर होता है, पर राइजिन इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी दोनों मिनाटो को ये बताते हैं कि वो डिवाइन क्रिएचर्स के आसपास रहता है और उसका खुद का एक डिवाइन डोमेन है, तो इसीलिए काफी सारी बुरी चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इस तरफ यामागामी इन सारे पोर्टल्स को हैंडल करने का ट्राई कर रहा होता है, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि ये सारे पोर्टल्स काफी सारे हैं और वो अकेला इन सभी को हैंडल नहीं कर सकता। अब मिनाटो चलते हुए एक अबंडेंट श्राइन के पास आ जाता है। एक आवाज उसे रुकने के लिए कहती है। मिनाटो को ऐसा लगता है कि ये बस वैसे ही एक आवाज होगी, पर जैसे वो अंदर जाता है तो यहाँ पर एक चीज उसे अंदर खींचना शुरू कर देती है। इसका प्रेशर काफी तेज था, जो कि मिनाटो को अंदर की तरफ खींच रहा होता है। ये देखकर वो बर्ड पटाख से ऊपर आ जाती है और एक काफी खतरनाक फायर फिनिक्स में चेंज हो जाती है, लेकिन ये अपनी पावर्स पर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती और दोबारा से एक बर्ड में चेंज हो जाती है और मिनाटो के साथ इस पोर्टल में अंदर खींची चली जाती है। यामागामी को ये एहसास हो चुका है कि मिनाटो की प्रेजेंस अचानक से ही गायब हो चुकी है। फिर हम दोबारा से मिनाटो को देखते हैं, जो एक अलग ही वर्ल्ड में आ चुका है और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो नहीं मिलता। आगे चलते हुए वो एक केव में एंटर कर जाता है। वो ये देखता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज है और सामने एक लड़की है, जो कि दर्द से चिल्ला रही है। मिनाटो को ऐसा लगता है कि ये इस डोमेन की क्रिएटर है और वो मिनाटो को अपने सामने देखकर उसे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने मिनाटो को यहाँ पर समन नहीं किया। मिनाटो उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो खुद ही यहाँ पर आ गया। मिनाटो से ये भी कहता है कि उसके वर्ल्ड में उसके आसपास काफी सारे अननोन पोर्टल्स खुल रहे हैं। अब ये लेडी मिनाटो से ये कहती है कि वो उस पावर का इस्तेमाल करे जो कि उसे फुजिन ने दी है और वो इस केव को वेंटिलेट कर दे। मिनाटो से पूछता है कि आखिरी बार ये केव वेंटिलेट कब हुई थी और वो ये कहती है लगभग 1000 साल पहले। अब ये लेडी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए साइड में एक पोर्टल को ओपन करती है और मिनाटो भी अपने विंड मैजिक से इन सारी की सारी क्रेट्स को इस पोर्टल में डाल देता है, जिससे ये लेडी काफी इम्प्रेस हो जाती है। सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि बाहर ये सारे स्पिरिट्स डिवाइन डोमेन्स को खत्म कर रही होती हैं। यामागामी उनसे कहता है कि चलो हमने इन सभी को खत्म कर दिया है, अब बारी है मिनाटो को बचाने की। अब जैसे आसमान में सारे के सारे डोमेन्स दोबारा से अपीयर होने शुरू होते हैं तो फुजिन और राइजिन यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। यामागामी भी जोर से रोर करता है और यहाँ पर बनने वाले सारे के सारे न्यू डोमेन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। राइजिन और फुजिन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। इस तरफ मिनाटो ने उस लेडी की पूरी केव को अच्छी तरह से साफ कर दिया होता है और जैसे वो नींद से उठती है वो ये देखती है कि सच में मिनाटो ने इस पूरी केव को अच्छे से चमका दिया है। लेकिन अब भी इस लेडी को ऐसा लगता है कि इस केव में कहीं न कहीं सफोकेशन है। ये सुनते ही मिनाटो कुछ लीव्स को बाहर निकालता है और वो ये बताता है कि ये सारी पत्तियां उसके गार्डन की हैं और ये एक डिवाइन ट्री की हैं। जैसे वो इनका यूज करता है तो यहाँ की सारी एयर अच्छी तरह से प्योर हो जाती है और ये सारा कुछ देखते ही ये गॉडेस मिनाटो से काफी इम्प्रेस हो जाती है और ये कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारा शुक्रिया। जाने से पहले मिनाटो उसे एक लीव देता है और बदले में वो अपनी पावर्स को मिनाटो की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। मिनाटो को समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ और वो ये बताती है कि मैंने तुम्हारी बॉडी में सीलिंग पावर्स को डाल दिया है, पर मुझे सील क्या करना है? तुम इन सारी पावर्स का इस्तेमाल करके काफी सारी चीजों को सील कर सकते हो, यहाँ तक कि इमोशंस, रिग्रेट और साथ में सुपरनैचुरल पावर्स को भी। मिनाटो को इस बात का भी एहसास हो जाता है कि इस गॉडेस के पास इतनी सारी क्रेट्स क्या कर रही थी और वो ये बताती है कि ये लोगों के अनरिजॉल्व ड्रीम्स हैं, रिग्रेट्स हैं और साथ में कुछ पावर्स हैं
और लोगों के बर्डन्स भी। वो ये भी कहती है कि जरूरी नहीं है कि मिनाटो किसी भी चीज को क्रेट में सील करे और वो इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी होगी और वो भी सही गाइडेंस में। अभी सारी बातें बताने के बाद वो गॉडेस दोबारा से सो जाती है। मिनाटो ये सोचता है, पर उसने तो यहाँ से जाने का पोर्टल खोला ही नहीं, तो मैं बाहर कैसे जाऊँ? क्या मुझे इसे उठाना चाहिए? अरे नहीं, ये मुझे जान से भी मार सकती है। तभी अचानक से यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और ये सारी छोटी स्पिरिट्स मिनाटो को लेकर बाहर आ जाती हैं। वो मिनाटो को ये बताती हैं कि उन्हें यहाँ पर आने में इसलिए देर हुई क्योंकि वो काफी सारे पोर्टल से डील कर रही थी। मिनाटो उनसे कहता है कि अब उसके पास एक सीलिंग पावर है जो कि उसे उस डोमेन से मिली है। ये सुनते ही वो स्पिरिट्स काफी शॉक्ड हो जाती हैं और वो ये समझ जाती हैं कि मिनाटो जिससे मिला था वो वही गॉडेस है, यानी कि अमातेरासु। मिनाटो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि वो सच में अमातेरासु से मिला था, पर वो दिखने में काफी अलग थी। अब जाते हुए सारी बातें कर रहे होते हैं। छोटी स्पिरिट्स ये बताती हैं कि कैसे उन्होंने मिनाटो को ढूंढा और वो ये कहती हैं कि क्या तुम्हें किसी विंड स्पिरिट की आवाज सुनाई दी थी, क्योंकि विंड स्पिरिट्स ही अमातेरासु के डोमेन का पता लगा सकती हैं। मिनाटो उस पल को याद करता है जब एक विंड स्पिरिट ने उसे वार्न किया था कि वो आगे ना जाए। अब जैसे मिनाटो अपनी आंखों को बंद करता है, वो अपने आसपास काफी सारी विंड स्पिरिट्स को महसूस कर पा रहा होता है। आंखें खुलते ही वो ये देखता है कि उसे सारे के सारे विंड स्पिरिट्स काफी अच्छे से दिखाई दे रही हैं। सीन चेंज होते ही हमें हरामा को दिखाया जाता है जो एक जगह के बाहर खड़ा हुआ है। तभी अचानक से कासुरागी और बाकी एग्जॉर्सिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने आसपास की सारी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर दिया है। जब ये सारे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो कासुरागी ये बताता है, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन सिंपल कामों की काफी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और ये उनमें से ही एक है। मिनाटो इन सभी के लिए स्पेशल खाना लेकर यहाँ पर आता है, पर वो ये देखता है कि यामागामी आसपास नहीं है और थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद मिनाटो ये चेक करता है कि यामागामी दोबारा से अपने छोटे साइज में आ चुका है, यानी कि वो दोबारा से श्रिंक हो चुका है। यामागामी ये एक्सप्लेन करता है कि उसने एक साथ अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, तो इसलिए ऐसा हुआ। अब अगले सीन में मिनाटो आराम से अपने गार्डन में रेस्ट कर रहा होता है। तभी अचानक वो ये देखता है कि सामने वो जो छोटी चिड़िया है वो आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। यामागामी उससे कहता है कि उसने अपनी पावर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और वो काफी जल्दी उड़ जाएगी, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो। जिसके बाद मिनाटो एक बॉक्स को उठाकर अपनी सीलिंग पावर को प्रैक्टिस करने का ट्राई करता है। यामागामी उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। मिनाटो उसे बताता है कि वो अमातेरासु की पावर्स को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। मिनाटो से कहता है कि वो ऐसा करने का ट्राई कर रहा है, पर उसकी सारी पावर्स इस बॉक्स के अंदर से लीक कर रही हैं। यामागामी उसे समझाता है कि पहले तुम्हें उस चीज के बारे में सोचना चाहिए जिसे तुम्हें सेल करना है। अबे ओए, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले सीन में मिनाटो यामागामी से ये पूछता है कि जो भी लोग इस घर को बाय करने के लिए यहाँ पर आए थे, उन सभी ने आखिरी मोमेंट पे इसे रिजेक्ट कर दिया, पर ऐसा क्यों? यामागामी इस बात का असली रीजन जानता था, पर फिर भी वो चुप रहता है। अगली पल यामागामी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के सारे ट्रीज को चेंज कर देता है। मिनाटो उससे पूछता है कि वो अपनी पावर्स को किस तरह से इस्तेमाल करता है। यामागामी उसे बताता है कि वो ऐसा करने के लिए अपनी आइस का इस्तेमाल करता है। ये करते ही यामागामी दोबारा से अपने छोटे वाले साइज में आ जाता है। मिनाटो उसे देखकर कहता है, अबे ओए, तुम्हें दोबारा से क्या हुआ? लेकिन तभी उसे ये आइडिया आ जाता है कि उसे अपनी सीलिंग पावर को कैसे इस्तेमाल करना है और वो इस काम पर लग जाता है। कुछ बर्ड्स भी यहाँ पर आ जाती हैं जो कि काफी अच्छा गाना गा रही होती हैं। ये देखकर वो बर्ड दोबारा से बाहर आ जाती है और अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू करती है कि आखिरकार गाना कैसे गाया जाता है। अब अगले सीन में मिनाटो इन सारी की सारी छोटी स्पिरिट्स के साथ में एक जगह पर आ जाता है और वो यहाँ पर एक खास तरह का बैम्बू प्लांट ढूंढने के लिए आए होते हैं। पर मिनाटो को इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो इनकी बातों पर ट्रस्ट करता है और आगे चलना शुरू करता है। पर यहाँ पर कोई है जो कि इन सभी का पीछा कर रहा है। फिर हमें मिनाटो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामागामी, राइजिन और फुजिन आराम से लेटे हुए पार्टी कर रहे होते हैं। ये बातें करते हैं कि किस तरह से इन्होंने उस बंदे के खिलाफ अपने डोमेन का इस्तेमाल किया है। क्योंकि उसका बिहेवियर काफी रूड था, तो उसके साथ ऐसा होना बनता है। तभी अचानक वो आसमान में एक और मैजिकल डोमेन देखते हैं जो कि मिनाटो की तरफ काफी तेजी से अट्रैक्ट हो रहा होता है। इन सभी को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार ये सारे डोमेन मिनाटो की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, वो भी इतनी तेजी से। इस जगह पर मिनाटो और वो बाकी सभी फाइनली बैम्बू स्पॉट तक पहुंच चुके हैं। ये सारी छोटी स्पिरिट्स मिनाटो से ये कहती हैं, चलो यहाँ से खोदना शुरू करो, पर मैं अपने साथ वो तो लाया ही नहीं। अब जैसे मिनाटो ये करने का ट्राई करता है, तभी अचानक यहाँ पर एक काफी खतरनाक भालू आ जाता है जो कि मिनाटो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ये देखकर मिनाटो की काफी ज्यादा फट जाती है
और तभी यामागामी अपनी स्पिरिट पर अपना कंट्रोल करता है और वो इस भालू पर काफी आराम से कंट्रोल कर लेते हैं और वो शांत हो जाता है। जिसके बाद ये मिनाटो की हेल्प करता है और उसे काफी सारे बैम्बू प्लांट तोड़कर दे देता है और वो ऐसा करने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल कर रहा होता है। मिनाटो भी उसे देखकर काफी शॉक था। जिसके बाद ये सारे आराम से बैठकर बैम्बू शूट्स को खाने का ट्राई करते हैं और उसे काफी आसानी से पील कर रहे होते हैं। खाते हुए यामागामी उसे ये बताता है कि ये वाले बैम्बू शूट्स तुम्हारी पावर्स को बढ़ाते नहीं हैं। ये बस कुछ टेस्टी स्नैक्स हैं जो कि तुम्हें खाने चाहिए। मिनाटो को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि यामागामी ने उसे यहाँ पर क्यों भेजा और उसे यहाँ की फ्रेश एयर में काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। यामागामी उससे कहता है कि तुम्हें भी ये फ्रेश बैम्बू शूट्स खाने चाहिए, ये काफी टेस्टी हैं। सीन चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि मिनाटो अपने घर आ चुका है और वो यामागामी को एक गेम खेलना सिखा रहा होता है, जिससे यामागामी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो बार बार इसमें हार रहा होता है। और तभी यहाँ पर अचानक से एक गोल्डन लाइट ग्लो करती है जो कि मिनाटो के पॉन्ड से आ रही होती है। यामागामी उसे समझाता है कि ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे ही ये सारी लाइट छटती है, यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम है एबिसु और वो ये कहता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था और मैं गलती से यहाँ पर आ गया क्योंकि ये जगह काफी डिवाइन है और मुझे पसंद भी आ रही है। मिनाटो से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसके बाद एबिसु उसे ये बताता है कि उसने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो कि स्ट्रेंज पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है और वो यहाँ आराम से मिनाटो के गार्डन में चिल कर रहा होता है। लेकिन किरिन उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है। एबिसु ये नोटिस करता है कि मिनाटो के गार्डन में एक हॉट स्प्रिंग है और वो यामागामी से ये पता करता है क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। अरे हाँ, तुम इसे ट्राई कर सकते हो, अब जाओ। ओह अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया, तो ये खाओ एकदम फ्रेश टायाकी। और अब वो आराम से इस हॉट पॉन्ड में बैठ जाता है और मिनाटो को ही नोटिस कर रहा होता है। मिनाटो अब भी काफी टाइम से अपने सीलिंग मैजिक की ही प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपने गार्डन में आ जाता है। पर तभी अचानक वो ये देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक कलर की फॉक्स है और वो काफी क्यूट है और काफी छोटी भी। इस फॉक्स को भी वो हॉट पॉन्ड काफी पसंद आता है। जिसके बाद वो मिनाटो के पास आ जाती है और ये पूछती है क्या तुम इस जगह की ऑनर हो। मिनाटो उससे कहता है अरे नहीं, मैं इस जगह का ऑनर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर रहता हूँ। मिनाटो ये देखकर समझ जाता है कि ये छोटी फॉक्स उस हॉट पॉन्ड में जाना चाहती है और साथ में वो उसे खाने के लिए भी ऑफर करता है। ये सुनते ही वो फॉक्स मिनाटो को थैंक्स करती है और अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो ये कहती है मेरा नाम है स्मोगी और मैं पास के ही एक माउंटेन की डिएटी हूँ। ये ब्लैक फॉक्स इस बात को लेकर काफी खुश है कि आज उसे मिनाटो के घर का ताज़ा खाना मिलने वाला है जो एकदम फ्रेश होगा। इन दोनों की बातें सुनते ही यामागामी की आंख खुल जाती है जो कि पास में ही आराम से सो रहा था और जैसे ही स्मोगी उसको देखती है तो वो उसके सामने रिस्पेक्ट में झुक जाती है। मिनाटो ये देखकर काफी शॉक था कि अभी क्या हुआ। स्मोगी इस बात को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि यामागामी एक हाई स्टेटस डिएटी है। अब जैसी स्मोगी मिनाटो का बना हुआ खाना खाती है तो वो इसके प्यार में पागल हो जाती है। जिसके बाद वो अपने स्कार्फ को उतारती है और मिनाटो को रीपे करने के लिए कहती है और बदले में वो उसे एक गोल्डन पीच देती है और ये पीच काफी यूनिक है क्योंकि ये एक सेक्रेट ट्री का है। और सुनो, जब तक तुम्हारी बॉडी इसे टॉलरेट नहीं कर सकती तो तुम्हें इसे नहीं खाना है। मिनाटो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। स्मोगी ये बताती है कि उसके मास्टर ने ये पीच इसलिए दिया है ताकि वो अपने गार्डन की सुपीरियरिटी को शो कर पाएं। हे सुनो यामागामी, क्या तुम इसके मास्टर को जानते हो। यामागामी उसे अच्छे से जानता था पर फिर भी वो मिनाटो के सामने चुप हो जाता है। मिनाटो से कहता है कि अब तुम जाकर इस हॉट पॉन्ड में आराम से बात ले सकती हो। स्मोगी उससे पूछती है क्या तुम भी इसमें बात लेते हो। मिनाटो कहता है अरे हाँ, मैं भी कभी कभी। ओह अच्छा, तो ये बात है, शायद तुम इसलिए ही एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं लगते। क्या एक नॉर्मल ह्यूमन? लेकिन सच बात तो ये है कि मिनाटो को भी इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जब से वो यामागामी के इस वर्ल्ड में आया है और उसके साथ रहने के लिए काफी सारी स्पिरिट्स भी आ चुकी हैं। यहाँ तक कि वो मैजिकल पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है और जिसकी चाहे उसकी हेल्प कर सकता है। पर मिनाटो को इस बात का डर भी है क्या वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा। यामागामी उससे कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम हमेशा ही एक ह्यूमन रहने वाले हो, बस तुम्हारे पास कुछ पावर्स आई हैं। मिनाटो ये सुनते ही रिलैक्स हो जाता है और वो दोबारा से अपनी मैजिकल पावर्स की प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। यामागामी उससे कहता है कि उसे अपनी सीलिंग पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए अपने पास्ट में जाना होगा। मिनाटो ये सोचता है कि जब मैं 5 साल का था तो मैंने पहली बार अपने ग्रैंडपा के घर में वो छोटी वाली क्यूट सी स्पिरिट देखी थी और वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो इसी के साथ इस एनिमे का ये वाला पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है और ये एक ऑनगोइंग एनिमे है तो इसके न्यू एपिसोड्स भी काफी जल्दी आने वाले हैं और वो सारे ही आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनिसोल।